हेलो एवरीवन। देखिए, हम लोग जो अभी लास्ट वाला लेक्चर हम लोगों ने देखा था मानव पूंजी में स्वास्थ्य हो गया, ठीक है। स्वास्थ्य का या फिर कह सकते हैं चिकित्सा क्षेत्र में जो डेवलपमेंट हुआ या फिर मानव को उसमें जो है इन्वेस्टमेंट करने पे, ठीक है, कैसे वो स्किल लेबर, ठीक है, स्किल लेबर के क्या फ़ायदे हैं, अनस्किल में, आर्थिक क्षेत्र में, मतलब हमारे जीडीपी में या अर्थव्यवस्था में किसका योगदान ज़्यादा है, क्या प्रोसेस होता है, रिपोर्ट कुछ देखी हम लोगों ने, ठीक है, वो हम लोगों ने देख ली थी। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मानव पूंजी और मानव विकास, ठीक है। देखिए दोनों शब्द तो मिलते जुलते, मानव पूंजी और मानव विकास, ठीक है, लेकिन अंतर क्या है थोड़ा सा इसमें, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि कह रहा है कि मानव पूंजी की अवधारणा किस पे है, शिक्षा और स्वास्थ्य को श्रम की उत्पादकता बढ़ाने का माध्यम मानती है। मानव पूंजी क्या है, ठीक है, ये हम लोगों ने स्टार्टिंग चैप्टर से ये चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं कि मानव पूंजी की अवधारणा शिक्षा और स्वास्थ्य को श्रम की उत्पादकता बढ़ाने का माध्यम है। कैसे उत्पादकता बढ़ाती है उन लोगों ने देख लिया। मानव विकास इस विचार पर आधारित है कि शिक्षा और स्वास्थ्य मानव कल्याण के अभिन्न अंग हैं, क्योंकि जब लोगों में पढ़ने लिखने और सुदीर्घ स्वास्थ्य जीवन यापन करने की क्षमता आती है, तभी वह ऐसे अन्य चीज़ों का चयन करने में जैसे सक्षम हो पाते हैं जो महत्वपूर्ण मानते हैं वो, ठीक है। अब देखिए अभी बताते हैं, इसका एक्सप्लेन बता देखिए कि मानव पूंजी का विचार मानव को किसी साध्य की प्राप्ति का साधन बनाता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, सिंपल समझिए कि भाई कोई चीज़ मानव पूंजी क्या है कि मानव पूंजी भाई अगर उसके शिक्षा स्वास्थ्य में इन्वेस्टमेंट किया गया है तो वो एक मानव पूंजी के रूप में हो जाता है। लेकिन मानव पूंजी बनने के बाद जो वो चीज़ें करता है डेवलपमेंट, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में कुछ कार्य कर रहा है, देश में मतलब कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ कार्य कर रहा है, ठीक है, चिकित्सा डेवलपमेंट हो गया, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो गया, तो वो क्या है, फिर वो विकास में काउंट होगा चीज़ें। यहाँ वो मानव पूंजी मतलब सॉरी सेकेंड स्टेप है, मानव पूंजी के बाद विकास सेकेंड स्टेप पे आ जाएगा, ठीक है। और देखिए क्या कह रहा है कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर किया गया निवेश उत्पादकता अनुत्पादक है, ठीक है। अगर मान लीजिए शिक्षा और स्वास्थ्य पर अगर कोई इन्वेस्टमेंट किया गया उसका फल नहीं मिल पा रहा है रिजल्ट में, तो उससे वस्तुओं और सेवाओं के निर्गत में वृद्धि न हो, ठीक है। अगर वही है कि अगर मान लीजिए इन दोनों पे शिक्षा और स्वास्थ्य में इन्वेस्टमेंट किया गया, अगर उसमें जो है कोई उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, मानव विकास के परिप्रेक्ष्य में मानव स्वयं ही साथ दे, भले ही वह शिक्षा स्वास्थ्य, अब जाहिर सी बात है इसमें सिंपल सी बात है कि अगर वाले का रिजल्ट नहीं आ रहा है तो फिर वो विकास में काउंट नहीं होगा, फिर वो अलग क्षेत्र में उसको चीज़ें काउंट होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें की बात की जा रही है, ठीक है। और जाहिर सी बात है कि भाई बेसिकली क्या हर चीज़ का एक है कि भाई मानव कल्याण को कैसे बढ़ाया जा सके, ठीक है। हम देखेंगे इनडायरेक्टली कि भाई अगर किसी को शिक्षित कर दे रहे तो वो चीज़ों को परिवर्तन टेक्नोलॉजी समझ रहा है, समाज में कैसे रहना, समाज का परिवर्तन समझ रहा है, तो जाहिर सी बात है उसके फ़ायदे रिजल्ट तो आपको मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ चर्चा की जा रही है, ठीक है। अब देखिए आगे की क्या कह रहा है कि भाई मानव पूंजी भारत में मानव पूंजी निर्माण की स्थिति क्या है, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में क्या स्थिति है। कह रहा है कि मानव पूंजी निर्माण शिक्षा, स्वास्थ्य, कार्यस्थल मतलब प्रशिक्षण, प्रवसन, माइग्रेशन, सूचना, निवेश का परिणाम है, ठीक है। अब देखिए हर चीज़ का परिणाम मानव पूंजी निर्माण किसका है, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, जो कार्यस्थल पे लोगों को नहीं स्किल किया जाता। आप देखेंगे कुछ जहाँ पे आप नौकरी करते हैं तो कुछ टाइम ट्रेनिंग पीरियड चलती है, क्या वो प्रशिक्षण दे रहे हैं आपको, जब आपको ट्रेनिंग या स्किल सिखा लें तो उसके बाद फिर आप एक उनकी अकॉर्डिंग जिस भी संस्थान में कोई प्राइवेट सेक्टर सरकारी, तो ट्रेनिंग पीरियड में क्या होता है, फिर उस इंडस्ट्री या उस कंपनी के अकॉर्डिंग आप पूंजी के रूप में कार्य करते रहते हैं। अभी मान लीजिए आप अनस्किल हैं, ठीक है, लेकिन जब आपको सिखा दिए तो आप उनके लिए क्या पूंजी बन गए, तो अब आपकी एफिशिएंसी उनके अकॉर्डिंग बढ़ जाएगी, तो फिर आप उनके लिए पूंजी हो गए, तब आपकी उत्पादकता हर चीज़ बढ़ जाएगी उनके अनुसार, ठीक है। अभी तक आप नहीं वो प्रशिक्षण कर पा रहे थे तो उस दो क्षेत्र के लिए आपकी कोई वैल्यू नहीं थी, इसमें ये बात हो रही है। देखिए जाहिर सी बात है वही हर जगह चर्चा कि शिक्षा और स्वास्थ्य मानव पूंजी में दो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं, ठीक है। भारत के संविधान ने सभी स्तर पर प्रशासनिक निकायों के कार्य दायित्व को भी बहुत स्पष्ट रूप से निर्धारित किया है। इसी प्रकार शिक्षा और स्वास्थ्य पर दोनों पर वह तीनों ही प्रशासनिक स्तरों पर साथ साथ वहन किया जाता है, ठीक है। जैसे कि आप देखेंगे कि शिक्षा और स्वास्थ्य हो गया, ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि केंद्रीय योजनाएं कुछ होती हैं, ठीक है, कुछ राज्य स्तर होती हैं, कुछ जिला स्तर पर योजनाएं चलती हैं। तो इसमें कह रहा है कि हर तरीके से शिक्षा पर जो है डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन हाँ इस टॉपिक से क्या करना है, जो मानव पूंजी का स्थिति है प्रेजेंट टाइम में ना,
भारत में मानव पूंजी निर्माण की डेवलप कैसे हो रहा है। तो आपको सीधे बेसिक लेना है, फिर सीधे जो करंट में जितनी भी पॉलिसी और वो सब चीज़ें चल रही आप उसको लिंक करना है, ठीक है। इसलिए करंट से इकोनॉमिक्स में आपको करंट ही समझ लें कि क्वेश्चन मैक्सिमम बनते हैं। जो करंट में चर्चा है तो उसको भी बेसिक पूछ लिया जाएगा, कभी लिंक करके पूछ लिया जाएगा, तो ऐसे ही बनते हैं। देखिए इसमें क्या है कि क्या आप जानते हैं भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था की देखभाल कौन करता है। भारत में शिक्षा क्षेत्र के विश्लेषण में पूर्व यहाँ पर हम शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में सरकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता पर क्यों बल दिया जाता है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है इसमें देखिए सिंपल सी इसमें ये कहा गया है कि देखिए सरकारी क्षेत्र में आप देखेंगे कि क्यों कहा जाता है कि भाई स्वास्थ्य क्षेत्र और शिक्षा पर सरकार का हस्तक्षेप क्यों जरूरी है, क्योंकि सबके पास इतनी वो पूंजी नहीं है, ठीक है। भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, एक बहुत बड़ी जनसंख्या के पास कि वो अगर बिना सरकारी हस्तक्षेप के वो अपनी स्वास्थ्य देखभाल के संबंधित जो चीज़ें, क्योंकि आप निजी क्षेत्र में जाएंगे तो आप हॉस्पिटल के चार्जेस हो गए इतनी महंगे हैं तो सब अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो उनको कहीं कर्ज लेना पड़ेगा, ठीक है। कर्ज ले रहे हैं किसी साहूकार, जाहिर सी बात है कि वो लीगल नहीं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर से, ठीक है। कहीं इसलिए साहूकार हो गए, जमींदार हो गए, किसी से ले रहे हैं। अगर गरीब ले रहा है तो फिर अगर वो चुका नहीं पा रहा है तो फिर उसको वहाँ उसके बदले कार्य करना पड़ रहा है। फिर अगर हमारे उसके बच्चे हुए तो उसको चुकाने के लिए बच्चे भी इसमें लग जाना है, बच्चों का भी शिक्षा स्वास्थ्य पर नहीं ध्यान दिया जाए। तो एक ये लिंक है। तो स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय इसलिए आवश्यक है कि सबको एक समान फील्ड मिल सके, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने देखा अगर स्वस्थ चीज़ रहेगा तो वो देश में ज़्यादा जीडीपी में योगदान दे पाएगा, ठीक है। तो इसी में इसके लिए क्या है आप देखेंगे, इसीलिए आप देखेंगे जो आयुष्मान प्रधानमंत्री औषधि योजना कुछ केंद्र करके है ना, जिसमें जेनेरिक दवाई मिलती है सस्ते दाम पे, तो वो भी है डेवलपमेंट है। साथ ही हम देखिए आयुष्मान जो कार्ड दी जा रही 5 लाख रुपए प्रति परिवार के लिए, तो ये सब क्या है स्वास्थ्य में डेवलपमेंट के इसीलिए कार्य किया। शिक्षा पर क्या, शिक्षा में इसलिए देखेंगे कि भाई देखिए शिक्षा में दो चीज़ें कैटेगरी आप देखेंगे भारत में क्या है कि उच्च शिक्षा का स्तर जो है, उच्च शिक्षा स्तर प्लस क्वालिटी एजुकेशन उच्च शिक्षा स्तर पे काफ़ी बेहतर मात्रा में है, ठीक है। मेन है कि भाई जो निचली शिक्षा हमारे यहाँ है उसकी हालत जो सरकारी क्षेत्र में थोड़ा सा लो है, और प्राइवेट सेक्टर में सबके शिक्षा में भी सेम क्षेत्र के प्राइवेट सेक्टर में भी शिक्षा में सबके बस का नहीं है कि वो अफोर्डेबल हो सके, क्योंकि प्राइवेट शिक्षा आप देखेंगे कि तो बहुत महंगी है, ठीक है। तो वही चीज़ ये कह रहा है कि भाई इसमें भी सरकारी हस्तक्षेप जरूरी है। हाँ इसमें आप देखेंगे कि भारत में जो निचले स्तर की शिक्षा इसका विकास दर लो है, ठीक है। निचले शिक्षा स्तर में प्राथमिक क्षेत्र जो शिक्षा है, ठीक है। हाँ लेकिन इसमें देखेंगे कि भाई अगर लो है लेकिन इसमें कि सुधार हो रहा है, ठीक है। प्लस इसमें क्या है आप देखेंगे कि भाई अब शिक्षा क्षेत्र में कितनी है कि स्टेट वाइज भी आप कंपेरिजन कर सकते हैं, ठीक है। कि जो बड़े बड़े स्टेट है जैसे कि यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, ठीक है। अब दिल्ली हो गया, गोवा हो गया, छोटे स्टेट, तो उसमें शिक्षा का कंपेरिजन भी किया जा सकता है कि कहाँ पे स्थितियाँ क्या हैं, ठीक है। प्लस इसीलिए देखेंगे कि भाई यहाँ पे सरकार की भूमिका का स्वरूप यह है, हो सकता है कि वह निजी सेवा प्रदाताओं को उचित मानकों के अनुसार सेवाएं देने तथा उचित कीमत पर उगाही को बाध्य करे। सिंपल सी बात है कि आप देखेंगे प्राइवेट सरकार क्या होती है, आप देखेंगे कि सरकार जो होती है वो क्या होती है, सरकार का क्या लक्ष्य होता है, सरकार का लक्ष्य होता है कि सार्वजनिक कल्याण के, ठीक है, कल्याणकारी योजनाएं जो होती हैं, कल्याण क्यों कि भाई सब तक चीज़ें उचित पहुँचे। सरकार का ये मकसद नहीं होता कि लाभ कमाया जाए, ठीक है। लेकिन प्राइवेट से अगर वो चीज़ें जाएंगी तो निजी क्षेत्रों का एक मकसद होता है कि भाई चीज़ों में क्या किया जाए, निजी क्षेत्र लाभ को ध्यान में रखते हुए कार्य करते हैं। तो सरकार का हस्तक्षेप, सरकार का अंकुश लगाना तो इसमें ज़रूरी हो जाता है। सेम चीज़ आप देखेंगे कि भाई यहाँ पे कह रहा है कि हमारे जैसे वही चीज़ें जो उन्होंने डिस्कस किया, विकासशील देश जहाँ एक विशाल जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे बुनियादी जीवन व्यतीत कर रहा है, बुनियादी शिक्षा स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं पर पर्याप्त व्यय नहीं कर सकते। हम लोगों ने ये देखिए कि वो इतना नहीं व्यय कर सकते, तो सरकार इसमें क्या है कि शिक्षा स्वास्थ्य पर सरकार का एक व्यय करना बहुत ही जरूरी हो जाता है, ठीक है। अब इसके चक्कर में आप देखेंगे सरकार ने बहुत सारे निःशुल्क जो जाहिर सी बात अभी उन्होंने चर्चा कर लिया कि वो औषधि या स्वास्थ्य क्षेत्र में क्या योजना निःशुल्क वाले में की गई, ठीक है। अब देखिए शिक्षा क्या करें, शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि। अब जाहिर सी बात है कि इसमें दो होती है, कुल सरकारी व्यय में शिक्षा का प्रतिशत, ठीक है। कि आप दो चीज़ें यहाँ पे देखिए,
जो मान लीजिए कि कुल सरकारी जब व्यय आ रहा है तो उसमें शिक्षा का प्रतिशत कितना है, प्लस भारत की जो जीडीपी है किसी भी देश की, जीडीपी में शिक्षा का योगदान कितना है, ठीक है, उसका प्रतिशत कितना है। तो दो चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि भाई आप देखेंगे कि इसमें भी आपको शिक्षा संबंधी जो हर साल जिस साल आपको पेपर देना तो बजट आता है, ठीक है, चाहे स्टेट पीसीएस स्टेट का बजट हो या फिर केंद्र का बजट, तो उसमें शिक्षा स्वास्थ्य से संबंधित जो बजट को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना अगर, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है, चर्चा में भी बने रहती है, संभावना भी बनी रहती है क्वेश्चन आने की। अब जाहिर सी बात है कि बहस ये दिखाता है कि कितना फोकस है, वही कहना है कुल सरकारी व्यय में शिक्षा पर व्यय का प्रतिशत सरकारी योजनाओं में शिक्षा के महत्व का सूचक बताती है। सकल घरेलू उत्पाद में शैक्षणिक व्यय प्रतिशत यह व्यक्त करता है कि हमारी आय का कितना भाग देश के शैक्षणिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है। हाँ, आप देखिए 1952 से 2000 में कुल सरकारी व्यय, जाहिर सी बात है कि 7 पॉइंट इतने प्रतिशत था, फिर बढ़कर 13.17 हो गए। अब इसको क्या करना, इसका कोई रिलेवेंस ही नहीं है इस टाइम। अब इसको क्या करना, इसको आपको करंट अफेयर में जो बजट और इन सब से आएगा उससे यहाँ पे लिंक करना है, लिखना है, ठीक है। कि जब हम लोग थोड़ा एडवांस वाला देखेंगे या फिर बजट पे चर्चा करेंगे, ठीक है, तो उसमें देखेंगे कि भाई कैसे कितना व्यय बढ़ा है, कितना प्रेजेंट टाइम में व्यय है सरकार का, कुछ उससे इम्प्रूव करने के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र शिक्षा में क्या योजनाएं आ रही हैं, स्टेट वाइज भी आप कंपेरिजन कर सकते हैं, तो उसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब देखिए वही है जो हम चीज़ें यहाँ पे की थी कि भाई जो उच्च हायर शिक्षा लेवल पे वहाँ पे नहीं, निचले स्तर पे तुलना में थोड़ी सी उसमें क्या है, हमारे यहाँ शिक्षा क्षेत्र में कमी है। क्योंकि जैसे जैसे हम क्योंकि देखें कई जगह क्या कि भाई शिक्षा क्षेत्र में भी कमी का क्या रेशो है, शिक्षक की कमी, ठीक है, बेसिक जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही हैं। अब हम लोग थोड़ा एडवांस देखेंगे, उसमें देखेंगे जैसे कि ड्रॉप आउट रेशियो बहुत बढ़ता है, ठीक है। लड़कियों के लिए जो चीज़ें होती हैं जैसे कि अलग बाथरूम से संबंधित चीज़ें सुविधाएं हो गई, और फिर बहुत सी उनके एक शिकायत जो उनकी से संबंधित जो चीज़ें होती हैं कि भाई उनको कैसे टैकल किया जा रहा है, बहुत सी जो चीज़ें लिंक होती हैं जो शिक्षा पर भी प्रभाव डालती हैं, ठीक है। तो अगर कमी है तो अगर कमी से रिलेटेड आएगा तो आपको ये सब चीज़ें वहाँ पर लिखनी होगी, ठीक है। कि भाई प्रशिक्षित शिक्षक अधिक आवश्यकता होगी, इस प्रशिक्षित शिक्षक की कमी बहुत, मतलब पूरे इंडिया में कह सकते हैं बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, और प्लस इसमें देखिए इसमें वही बात की जा रही कि इसे राज्य वाइज है तो लक्षद्वीप में उच्च स्तर पर इतना व्यय किया जाता है प्रति व्यक्ति शिक्षा पर, बिहार में इतना है, तो वो इस पुराने डाटा है, इसमें नए में आपको लिंक करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए इसमें वही है कि सकल घरेलू 6%, एक यहाँ पे देखेंगे कहाँ पे, हाँ, एक शिक्षा आयोग जो है 1964 इतने में एक नियुक्त किया गया था, उसने कहा था कि भाई जीडीपी का लगभग 6% हमें शिक्षा पर व्यय करना चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि उन्होंने दिसंबर 2002 में भारत सरकार ने अब क्या किया, दिसंबर 2002 में देखिए ये आपको पॉलिटी भी है, इसमें भी आप लिंक कर सकते हैं कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया, ठीक है। तो शिक्षा क्षेत्र में डेवलपमेंट में ये भी एक बहुत बड़ा कदम था, ठीक है। कि 1998 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त, ये देखिए इंपॉर्टेंट, तपस मजूमदार समिति। अब दो चीज़ें, एक तो भाई इनका जो बताया लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये होता है कि आपको ये पता होना कि भाई तपस मजूमदार जो है किस कमेटी से, तो ये शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है। उन्होंने कहा था भाई 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा स्वास्थ्य में शामिल करने के लिए 1998 में 2007 तक के 10 वर्षों में बाद में इतने लाख करोड़ रुपए व्यय करना होगा, ठीक है। वही ये सकल घरेलू उत्पाद में 6% की तुलना में वांछनीय वर्तमान में कितने 4% के कम थी, उस टाइम की बात है। तो इन्होंने कहा था कि भाई इतने लाख व्यय करना होगा, जीडीपी का 6% व्यय करना होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर इसके 4%, हालांकि क्योंकि जब रिपोर्ट आई थी उस टाइम 4% व्यय किया जा रहा था, तो कह रहे हैं 4% बहुत कम है। तो प्रेजेंट टाइम में आपको लिखना है कि प्रेजेंट टाइम में जीडीपी में शिक्षा पर कितना व्यय हो रहा है, तो आपको यहाँ पे वो अपडेट कर देना, ठीक है। अब देखिए समय समय पर क्या होता है कि सरकार द्वारा उपकर लगाए जाते हैं, सेस लगाए जाते हैं, ठीक है।
दो चीज़ें होती हैं, सेस और सरचार्ज, उसको हम लोग चर्चा करेंगे सेस और सरचार्ज क्या होते हैं। तो अगर मान लें कि भारत सरकार ने सभी केंद्रीय करों पर 2% शिक्षा उपकर लगाना प्रारंभ किया है। शिक्षा उपकर से प्राप्त राजस्व को प्राथमिक शिक्षा पर व्यय करने हेतु सुरक्षित रखा जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ प्राथमिक शिक्षा इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि उच्च शिक्षा में हमारी स्थिति अभी ठीक है कंपेरिजन टू प्राथमिक शिक्षा। ठीक है, तो वही है कि अब देखिए शैक्षिक उपलब्धियाँ क्या है कि आप देखेंगे इसमें क्या है कि भाई भारत में शैक्षिक उपलब्धियाँ डेवलपमेंट क्या हुआ, तो आप देखेंगे कि भाई शिक्षा क्षेत्र में हमारी शैक्षिक योग्यता या फिर ड्रॉप आउट रेशियो हो गया कि प्राथमिक क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र कितना था। ठीक है, और शिक्षा विश्वविद्यालय इन सब पे आपको एक पूरा डाटा वो करंट का ही है। शैक्षिक उपलब्धियाँ क्या है कि हमारा विकास कैसे हो। ठीक है, वही है ना कि भाई साक्षरता, प्राथमिक शिक्षा पूर्ति, युवा साक्षरता दर द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब भविष्य की संभावनाएं क्या है। ठीक है, भविष्य की संभावना सबके लिए शिक्षा अभी भी एक सपना है। ठीक है, बहुत बड़ी ये कि भाई अफोर्डेबल और टाइम कि भाई आप देखेंगे कि बहुत लोग अभी भी अफोर्डेबल या शिक्षा तक पहुंच सबके लिए नहीं हो पाएगी 100% हो जाए, तो सबके लिए शिक्षा अभी भी एक सपना है। यद्यपि वयस्क और युवा साक्षरता दर में सुधार हो रहा है, किंतु आज भी देश में निरक्षरों की संख्या उतनी है जितनी कि स्वाधीनता के समय भारत में जनसंख्या में थी। डायरेक्टली कह रहे हैं कि भाई जितनी निरक्षरता थी या जितने लोग थे वो तो हैं ही, निरक्षर तो हैं, लेकिन ये कि प्रेजेंट टाइम में भी शिक्षा में हालांकि नई पीढ़ी आ रही, नया जनरेशन, उसमें शिक्षा में काफ़ी सुधार देखने को मिल रहा है, लेकिन जितनी पहले वाली थी उसमें तो वो चीज़ें बनी हुई हैं। प्लस नई पीढ़ी में सुधार है, लेकिन इसमें भी लोग जुड़ रहे हैं निरक्षरता में, नई पीढ़ी में। ठीक है, इसमें कह रहा है कि अब भाई एक 1950 संविधान को भारत की संविधान सभा ने 1950 में संविधान को पारित करते समय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में स्पष्ट किया था कि सरकार संविधान पारित होने के 10 साल के अंदर 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को क्या करे, निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य करे। ठीक है, अनिवार्य करे। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे कि हमारे यहाँ 2002 में जाके शिक्षा को निःशुल्क और मौलिक अधिकार घोषित किया गया, तो थोड़ी सी वो चीज़ें अब लिंग समानता पहले से बेहतर है। ठीक है, अब यहाँ पे वही क्या बात चीज आ रही है कि भाई कि हमारे यहाँ उस टाइम देखेंगे कि महिलाओं को, हालांकि महिलाओं की आज भी आप देखेंगे एक समस्या है समाज में कि हालांकि ये देखिए सोसाइटी का पार्ट है, और इसमें भी आप लिंक कर सकते हैं कि भाई शिक्षा जो है ना, शिक्षा क्षेत्र में आज भी महिलाओं को उतनी अपॉर्चुनिटी या उतनी टाइम पीरियड नहीं मिल पाता जितना कि पुरुषों को मिलता है। ठीक है, तो यही कहना है कि भाई पहले से तो बेहतर हुआ है। ठीक है, आप ड्रॉप आउट में देखेंगे तो भाई उच्च स्तर तक अगर मान लीजिए कि 100 लोग पढ़ रहे हैं, तो आप देखेंगे कि हायर एजुकेशन जाते जाते क्या होता है, यहाँ पे वाले 50% लोग पढ़ रहे हैं महिला पुरुष, लेकिन आप जाएंगे तो फिर धीरे जितनी अपर लेवल तक बढ़ती जाती है, फिर वो आप देखेंगे कि फिर वो 25-75, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि 35-65 ऐसे आते चली जाती है। मतलब ये महिलाओं का रेशियो उच्च शिक्षा तक घटता गया है। ठीक है, मतलब जो प्राथमिक शिक्षा, द्वितीय शिक्षा, तृतीय शिक्षा अगर कह बांटा जाए तो वो रेशियो वाइज महिलाओं का भागीदारी जो है कम होती गई। हाँ, लेकिन पहले के कंपैरिजन में चीज़ें बढ़ी हैं। ठीक है, अब देखिए कि जैसे कि भाई महिलाएं शिक्षा इन सब में साक्षरता दर में सुधार हुआ है। जाहिर सी बात है, ये कह रहे हैं कि भाई अगर आज भी जो है 100% साक्षरता में प्राप्त करने की अभी भी मंजिल पार करना बहुत टफ है, लेकिन हम लोग को इसमें अभी जो हमारी विकास है उसको बढ़ाना चाहिए और प्रयास करते रहना चाहिए। अब देखिए उच्च शिक्षा लेने वालों में कमी, भारत में शिक्षा का पीरियड बहुत ही नुकीला है, जो दर्शाता है कि उच्च शिक्षा स्तर पर बहुत कम लोग पहुंचते हैं। यही नहीं, शिक्षित युवाओं में बेरोजगारी की दर उच्चतम है। अब जाहिर सी बात है कि आप देखेंगे कि अगर हायर एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है, और हायर एजुकेशन प्राप्त करके भी चाहिए लोग बेरोजगार हैं और उसके कम लेवल वाले भी बेरोजगार हैं, तो हायर पे थोड़ा सा लोगों को कैसे उत्सुकता या फिर एक थोड़ी सी वो कम होती जाती है। तो हायर एजुकेशन में एक गिरावट का बेरोजगारी भी कारण। ठीक है, 2000, अब देखिए यहाँ पे वही 2000 में एक डाटा आया था बेरोजगारी का कि तो उस टाइम इसमें 7% थे, जबकि केवल प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले बेरोजगार इतने % थे। तो वो चीज़ें की गई जा रही। हाँ, लेकिन आप देखेंगे हायर एजुकेशन में कंपेरिजन टू रोज़गार ज़्यादा मिलते हैं, और प्राथमिक क्षेत्र में जाहिर सी बात अगर किसने 8वीं तक पास किए तो उसके रोज़गार मिलने की संभावना कम रहती है, किसने हायर एजुकेशन किए तो उसके रोज़गार मिलने की संभावना अधिक होती। तो वही बात चीज करें। अब निष्कर्ष में आ जाते हैं कि मानव पूंजी
निर्माण और मानव विकास आर्थिक सामाजिक लाभों से तो सभी परिचित हैं। भारत में केंद्र राज्य शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में विकास में पर्याप्त वित्तीय व्यवस्था का प्रावधान करती आ रही है। शिक्षा और स्वास्थ्य में समाज के सभी वर्गों को सुनिश्चित रूप से सुलभ कराई जानी चाहिए। ठीक है, डेवलप होनी चाहिए। अब इसे आप ये करेंगे भाई सुलभ होनी चाहिए, लेकिन आप ऐसे कंक्लूजन में लिखेंगे सुलभ कराई जानी चाहिए। हाँ, सरकार की तरफ से भी बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए। कुछ इनिशिएटिव अगर आपको याद आ रहा है तो आप इनिशिएटिव भी लिख सकते हैं उसमें, फिर ये भी लिख सकते हैं भाई तकनीकी शिक्षा के लिए भी ये बढ़ावा जाए, तकनीकी शिक्षा स्वास्थ्य के लिए ईजी क्या हो रही वो आप कंक्लूजन में लिख के जो है थोड़ा सा उसको ख़त्म कर सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, अब देखिए जैसे इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या है कि एक क्वेश्चन आप लिखिएगा, देखिए पूरा चैप्टर अगर देखेंगे आपने एक लिख दिया ना तो हालांकि बहुत बड़ा ये क्वेश्चन है कि ये वाला समझाइए कि शिक्षा में निवेश आर्थिक समृद्धि को किस प्रकार प्रभावित करता है। ठीक है, अगर आप एजुकेशन में शिक्षा में जो निवेश कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारे आर्थिक जो समृद्धि में किस प्रकार इफेक्ट डालता है। आपको इसमें निगेटिव पॉजिटिव जो भी आपको लिख रहा है आप इसमें बहुत अभी लिखने पे फोकस करिए। ठीक है, ये मत सोचिए कि 250 शब्द में लिखना है या 300 शब्द में 150, नहीं, आप लिखिए पूरा, आप कंक्लूजन के साथ मतलब पूरा स्टार्टिंग मेन बॉडी फिर कंक्लूजन पूरा बाकायदे आप लिखिए आराम से, और उसको जो हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है शिल्पी वर्मा 2022 करके उस पर आप भेजिए। ठीक है, और जो भी उसमें होगा फीडबैक आपको मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए अगले नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर।